Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I wanna be going to discuss the main era of English literature that is known by a Renaissance. It is also pronounced as Renaissance or Renaissance era. So in this video we can discuss the main characteristics of this era. So first characteristic of this era is scientific investigation. के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से क्या मुराद है? इट मीन्स दैट के क्योंकि पहले जो एजेस थी वो एज अ डार्क एजेस कहलाती है, तो रेनेसा जो है ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी लाया जिसमें हम कह सकते हैं कि गलीलियो जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इजादात की और साइंस को एक नई परवान चढ़ाई, और जो कि किस एरा में पाए जाते हैं? रेनेसा एरा में। और इस तरह पेंटिंग प्रोसेस जो है, पेंटिंग प्रेस, वो भी इन्वेंट हुई, तो वो भी एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थी। और इस तरह बहुत से और भी साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजीज हुई वो भी इन्वेस्ट हो गई। उसके बाद है सेकंड पॉइंट पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? बिल्कुल जी, इस जो एज है रेनेसा, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है साइंस को परवान चढ़ाई, सच एज प्रिंटिंग प्रेस, वो जो है इन्वेंट हुई। अब प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्स स्टेबिलिटी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। बिल्कुल, जो इंग्लिश लैंग्वेज की स्टेबिलिटी है वो रेनेसा ही से ही स्टार्ट हुई, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जो है थी वो इन्वेंट हो गई थी, तो बुक्स वगैरह जो थी वो प्रिंट होने लगी, तो इस तरह लिटरेचर को भी एक न्यू परवान चढ़ने लगी। उसके बाद आता है ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेनेसां से पहले जो था वो ह्यूमनिज्म का यानी इंडिविजुअलिटी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कम था। यानी ह्यूमनिज्म, इंसानों को राइट्स नहीं दिए जाते थे, ना ही इंसानों को हम कह सकते हैं कि उनको कोई अच्छे राइट्स थे, ना उनको कोई अच्छी यानी अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो जो ये एज है रेनेसां, इसमें क्या हुआ कि ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट आया, इंसानों को जो है वो सुपीरियर समझा गया, और उनके जो राइट्स थे, ह्यूमन राइट्स हो गए, उनको भी सुपीरियर समझा गया और उनको उनके राइट्स प्रोवाइड किए गए। उसके बाद आता है नेशनलिज्म, बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि इसका करेक्टरिस्ट है कि रेनेसां जो है ये नेशनलिज्म का कंसेप्ट कैसे लाया? रेनेसां जो पहले जो था, क्योंकि जो ह्यूमन थे वो क्या किस पर बेस अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे? अकॉर्डिंग टू पोप चर्च। लेकिन उसके बाद जब रेनेसां आया, इसमें लोगों ने नेशनलिज्म का कंसेप्ट किया, उन्होंने किंग को फॉलो किया, ना ना के उन्होंने पोप और चर्च को यानी छोड़ दिया, उन्होंने किंग को फॉलो किया। तो इस तरह नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो है वो भी रेनेसां में परवान को चढ़ा। उसके बाद है न्यू अप्रोच टू लाइफ। व्हाट मीन्स ऑफ न्यू अप्रोच टू लाइफ? इट मीन्स दैट के अब क्योंकि नेशनलिज्म का कंसेप्ट भी आ चुका था, ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट भी आ चुका था, जो इंसान थे वो एज अ फ्री थे, और अकॉर्डिंग टू देयर ओन राइट्स, अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स दे स्पेंड देयर लाइव्स, वो अपनी ज़िंदगी अपनी विशेष के मुताबिक गुजार रहे थे, तो उन्हें अप्रोच ऑफ लाइफ मिली। ठीक है, वो अपने राइट्स खुद मनवा सकते थे, उनको ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट मिल चुका था, और वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट थे, और इंडिपेंडेंट की वजह से उनकी जो लाइफ थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, और वो काफ़ी खुश थे, और काफ़ी ही वो मॉडर्न हो गए थे। इसके बाद है न्यू सेपरेट इन आर्ट के। इट मीन्स दैट न्यू सेपरेट ऑफ आर्ट के वो, क्योंकि जो लोग थे वो इंडिविजुअलिज्म थी, वो इंडिपेंडेंट थी, तो इसलिए जो उनके न्यू सेपरेट आर्ट वो अपनी मर्ज़ी से खुशी से जो कर सकते थे वो कर सकते थे, चाहे वो आर्ट में एज गाने सुने, चाहे वो जो कुछ लिखें करें, वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। उसके बाद है आर्किटेक्टर। व्हाट मीन्स ऑफ आर्किटेक्टर? आर्किटेक्टर मीन के उन्होंने जो है आर्टिफिशियल तरीके से न्यू न्यू बिल्डिंग बनाई इस एजेस में, रेनेसां में। ठीक है, तो यानी अब वो काफ़ी हद तक मॉडर्न हो चुके थे, और इन मॉडर्निज्म की वजह से वो जो है न्यू बिल्डिंग्स, न्यू स्कूल्स, ठीक है, तो अच्छी अच्छी इमारतें बनाने लगे, और आर्किटेक्ट के हवाले से भी काफ़ी परवान चढ़ने लगे। उसके बाद लिटरेचर एंड लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेनेसां में लिटरेचर एंड लर्निंग जो है वो पीक वैल्यू पर था। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस इजाद हो चुकी, तो तमाम बुक्स, लैंग्वेज जो हो गई, लिटरेचर हो गया, वो पब्लिश हो रहा था, तो इसी वजह से जो लिटरेचर था वो पूरी दुनिया में भी
कह सकते हैं कि जा रहा था, और साथ साथ उसकी जो लर्निंग का प्रोसेस है वो भी तेज़ हो रहा था। तो इस तरह ये जो प्रोसेस है लिटरेचर एंड लर्निंग का, ये भी पीक पर था ड्यूरिंग रेनेसां एज। उसके बाद है द ग्रोथ ऑफ वर्नकुलर्स, इट मीन्स द चेंजिंग स्टाइल। अब जो लोग थे वो इंडिपेंडेंट थे, ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट था, नेशनलिज्म आ चुका था, उनकी जो लाइफ थी वो एज अ न्यू अप्रोच की तरह थी। उसके बाद उनके पास लर्निंग थी, तो उनकी जो चेंजिंग लाइफ स्टाइल था, वर्निकुलर्स था, वो भी चेंज हो गया था, उनका लाइफ का स्टाइल मॉडर्न हो गया। ठीक है। और ये मॉडर्न, ये ह्यूमनिज्म, ये सब कुछ वो जो लर्निंग का प्रोसेस उन्होंने ग्रीक से सीखा। ठीक है। ग्रीक से सीखने के बाद ये सारा प्रोसेस, वो क्योंकि वो रेनेसां में मॉडर्न बने, तो उसके बाद के हम देख सकते हैं कि ये है, ये रेनेसां एज, इसको हम रीबर्थ ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉलेज की रीबर्थ हुई। इसके बाद हम जो है कह सकते हैं कि इसमें जो है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंस को काफ़ी ज़्यादा अबूर मिला, काफ़ी ज़्यादा जो है उनको अहमियत मिली। तो ये था कुछ करेक्टरिस्ट रेनेसां एज के, कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग प्रेस कैसे हुई, ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट कैसे है, नेशनलिज्म का कंसेप्ट कैसे है, और न्यू अप्रोचेस टू लाइफ, न्यू स्पिरिट इन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, लर्निंग, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड फॉलो। थैंक यू वेरी मच।